हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी सीईटी छात्रावास अधीक्षक एग्जाम की जो साइंस और गणित की क्लासें हैं यानी मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का प्यार बना हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे हमारे विज्ञान विषय के अंतर्गत, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान को, और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बात कर रहे थे गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने दो टाइप्स के बारे में बता दिया था। और आज हम लैंप ब्रूस जो विशिष्ट प्रकार का एक गुणसूत्र है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में सहायक गुणसूत्र या जिसे बी गुणसूत्र भी कहा जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूं। आज की क्लास नंबर हमारी बहुत ही एक विशेष क्लास है। सर क्यों? क्योंकि आज की क्लास का जो आप नंबर देखेंगे तो हम शतक से केवल एक कदम अब दूर रहे हैं। जिस प्रकार से हम जो है 32,000 विद्यार्थियों के साथ में राजस्थान के आज जुड़े हुए हैं और एक नंबर कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे ही अब केवल और केवल शतक मारने में एक क्लास रही है। और वैसे तो अगर मैं जो है बात करूं 15 क्लासेस अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की जोड़ू तो 117 क्लासें हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेस टेक्नोलॉजी को छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आज हमारी क्लास नंबर है 99। और इसके बाद में अगली क्लास हमारी होगी शतकवीं क्लास यानी कि 100वीं क्लास। और उस 100वीं क्लास को जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास के रूप में आप सभी लोगों के साथ में जुड़ूं और आपको ये बता सकूं कि हमने ये 100 क्लास का जो सफर है वो कैसे शुरू किया था और कैसे हमने 200 दिनों के अंदर यानी लगभग 6 महीने के सफर के अंदर जो है हमने इस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समझा है, और निशुल्क रूप से कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते हुए कैसे हमने इसको आगे बढ़ाया था और कैसे हम साइंस के अंदर जो है सीधा क्या बन रहे हैं। तो अरे भाई साहब ये देखो, एडिटर ने तो पूरी है ना, आज तो इस थंबनेल को क्या कर दिया, बैंड बजा दिया। देखिए क्या लिखा है, हीरो से के जीरो बना दूं? अरे नहीं भाई, जीरो से हीरो बनाना है। एडिटर साहब भी आज है ना, मेरे को लग रहा है फूस बहुत ज्यादा ही थे। तो जीरो से हीरो बनाना है, हीरो से जीरो नहीं बनाना है। और चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मेरी चुनाव ड्यूटी की व्यस्तताओं के कारण, या हो सकता है कि अभी देखो शादी का सीजन चल रहा है ना, तो हमें भी तो कहीं ना कहीं शादी में तो जाना पड़ेगा, तो उस वजह से थोड़ी व्यस्तताओं के कारण मेरी क्लासेस डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे ही विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर क्लास बंद मत करना। अरे भाई क्लास बंद नहीं कर रहा हूं, थोड़ी व्यस्तता रहेगी। तो हो सकता है कि 26 अप्रैल तक हमारी क्लासें कभी एक दिन आ जाए कभी नहीं आए, ऐसा चलेगा थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या करना है, पीछे से क्लासें देखते हुए आना है। अब जो नया विद्यार्थी जुड़ रहा है उसको तो टेंशन ही नहीं लेना, वो तो पहले 100 क्लास पूरी करेगा, तब तक तो मैं अगली 100 क्लासें पूरी कर चुका हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अभी 1700, जब मैंने लास्ट देखा था 1780 विद्यार्थी जुड़ चुके थे। अब जैसे ही हमारे पास 1800 विद्यार्थी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या लेकर के आने वाला हूं, तो इस टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, जनरल वाली है ना। और साथ ही साथ आपके गणित, आपके जीके, आपका हिंदी, आपकी इंग्लिश, आपका करंट अफेयर, सभी के लगभग जो है डेली हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस लेकर के आए और आप हमारे साथ में जुड़ करके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ में ये मेरे द्वारा पुस्तक लॉन्च की गई है, आप लोगों को पता है च्यवन प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, तो आप लोग जो है इस पुस्तक को ले सकते हैं। एलडीसी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी, और इसे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स ने मिलकर के लिखा है, चाहे वो भी गौरव सिंह गाड़ेराव सर हो, पुष्पेंद्र कसाना सर हो, प्रवीण सिंह, मैं खुद, रोहित नामा सर और नीतू रस्तोगी मैम, इन्होंने मिलकर इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और अपना जो है चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आगे की क्लास के बारे में।
तो गुणसूत्रों के अंदर हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर कौन से गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था, तो पेलेटोनिक गुणसूत्र जो थे उनके बारे में बात करी थी। उसके अंदर भी हम बात कर रहे थे लास्ट के अंदर क्या, कि जो पेलोटोनी जो है क्या होती है, पेलोटोनी या पेलोटोनिक किसे कहते हैं, और इन गुणसूत्रों के अंदर जो हल्की हल्की गहरी एक पट्टियां पाई जाती है, उनके ऊपर कहीं कहीं पर उभरा हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग, उसे हमने पफ नाम दिया था। और मैंने कहा था पफ नाम सुनते ही मुंह में पानी मतलब आता। तो वो जो पफ है, वो पफ क्या काम आता है उसका आज आपको पता चलने वाला है। तो आप जो है अब उसी से आगे हेडिंग में लिखिएगा, चलो जल्दी से, कि पफ वाले स्थान पर लिखिएगा। थोड़ा सा मैं पेन बड़ा कर देता हूं, लिखिए पफ वाले स्थानों, पफ वाले स्थानों पर ही क्या होता है, तो आरएनए, एमआरएनए। अब आरएनए के बारे में अपन आगे समझने वाले हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, और आरएनए के अंदर ही एक प्रकार आता है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो एमआरएनए का जो है निर्माण करती है, का निर्माण क्या है, पफ वाले स्थानों पर ही एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे। इसके बाद में अगला अपने पास में क्या पॉइंट आ जाता है, तो जो हमारे पास पेलेटोनिक गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों का लिखिएगा आप सीधा सीधा फटाफट, इन गुणसूत्रों का, इन गुणसूत्रों का विशेष महत्व, का विशेष यानी कि स्पेशल इंपॉर्टेंस है, विशेष महत्व किसमें है, तो इन सभी का विशेष महत्व जीन का स्थान निर्धारण, क्या, जीन का स्थान निर्धारण, स्थान निर्धारण, स्थान निर्धारण, क्या, स्थान निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, स्थान निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, वाले गुणसूत्र, वाले गुणसूत्र के के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, संरचनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल परिवर्तनों को, संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने, क्या करने में, पहचानने में, यानी उनको पता लगाने में कि ये है या ये है, ठीक है, पता लगाने का, इंट्रोड्यूस करने का, पहचानने में, परिवर्तनों को पहचानने में है। तो जो हम पेलेटोनिक गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, उनका विशेष महत्व कहां पर है, तो उनका विशेष महत्व होता है जो जीन होते हैं, उन जीन के स्थान निर्धारण वाले जो गुणसूत्र के संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उन संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेस को पता लगाने के लिए, पहचानने के लिए जो है हम पेलेटोनिक गुणसूत्रों का विशेष महत्व है। क्लियर। इसके बाद में पेलेटोनिक के बाद जो दूसरे टाइप के विशिष्ट गुणसूत्र है, वो आपका ख टाइप आ जाता है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र। कौन से आ जाते हैं, लैंप ब्रूस गुणसूत्र, लैंप ब्रूस गुणसूत्र, ठीक है। तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र क्या होते हैं, तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र का मतलब हो गया आपके कि ये गुणसूत्र जो है लैंप के जो शीशे होते हैं, लैंप के जो शीशे होते हैं ना, उस शीशे को साफ करने के लिए जिस ब्रूस की जरूरत पड़ती है, बेसिकली आप इसको जो है समझ सकते हैं, मेरे पास एक कंगा है, इस टाइप का ब्रूस होता है, देखिए मैं बता देता हूं, इस प्रकार का ये जो कंगा आता है ना गोल, है ना, इस टाइप का ब्रूश आता है, जिसे आप क्या करते हैं, बोतल के अंदर डाल करके जैसे साफ करते हैं ना, वो घर पे आप देख लीजिएगा, अपने मम्मी पापा को पूछिएगा कि बोतल से साफ करना है, अगर मम्मी को पूछना है कि बोतल साफ करनी है अंदर से तो कौन सा ब्रूश यूज करती है, वो ऐसी प्रकार का होता है, ये तो कंगा है वैसे। तो जो ब्रूश होता है, वो जो ब्रूश होता है उसी टाइप के ये लैंप ब्रूश गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। इन लैंप ब्रूश गुणसूत्रों की खोज किसने करी, तो देखो आप ये बताओ, बोतल अगर हाथों से साफ हो जाती है, बोतल हाथों से साफ हो जाती
तो क्या हम लैंप ब्रूस की जरूरत पड़ती, हमें इस ब्रूस की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। अब ये ब्रूस के जैसे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि बोतल को अगर साफ करना है तो रुकावट आ रही थी। जब से ही इसकी रुकावट आ रही थी तो हमारे वैज्ञानिक महोदय ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा कि इन गुणसूत्रों का नाम रखूंगा मैं तो क्या, रुकट, यानी रोकने वाला, रुकावट। समझ में आ गई बात? भाई बोतल साफ करने के लिए जिस ब्रूस का यूज करते हैं उसके आकार का होने के कारण इस गुणसूत्र का नाम अगर लैंप ब्रूस दिया जा सकता है, तो उस बोतल को साफ करने में रुकावट आने के कारण उस ब्रूस का निर्माण हुआ। तो हम ये कहेंगे कि लैंप ब्रूस की खोज किसने करी? जब रुकावट आई तब रुकट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? रुकट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। कब? 1892 में, 1892 के अंदर। तो आप लिखेंगे लैंप ब्रूस गुणसूत्र खोज किसने करी? रुकट नामक वैज्ञानिक ने। और इस रुकट नामक वैज्ञानिक ने कब करी? तो 1892 में। बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे होंगे, तभी तो ऐसे गुणसूत्रों का पता लगा पाए। वैसे भी हर कोई वैज्ञानिक तो महान होता ही है। हर एक भारत के व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश का वैज्ञानिक रहा हो, उसकी जो है अपने दिल के अंदर एक मान सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि उसी वैज्ञानिक की बदौलत शायद हम जो है चंद्रमा और मंगलयान तक पहुंच पाते हैं और सूर्य तक पहुंच पाते हैं और पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के लिए नई नई चीजों को जो है इजाद कर पाते हैं। तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र की खोज किसने करी है? रुकट नामक वैज्ञानिक ने 1892 में। सर इन्होंने कैसे करी? तो देखो इन्होंने क्या है कि जो सूरा यानी जो सार्क मछली है, कौन सी? सार्क, सूरा जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो सार्क मछली जो थी, उस सार्क मछली के जो अंडक यानी अंडकोश था, उस अंड कोशिका से जो है इसकी खोज करी थी। तो सूरा यानी सार्क मछली के, लिखेंगे सार्क मछली के, किससे? सार्क मछली के अंडक या फिर अंड कोशिका, ठीक है। तो अंडक या अंड कोशिका, ठीक है, अंडक या अंड कोशिका से की। यह भी ध्यान रखना कि रुकट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज कहां से करी थी? तो लैंप ब्रूस गुणसूत्रों की खोज सार्क यानी सूरा मछली के अंडक या अंडकोश से हुई थी। अब इसका नाम ये क्यों है? तो आप लिखेंगे इसकी आकृति, इसकी आकृति। अब उस टाइम पे तो क्या है कि बोतल का जो है इतना ज्यादा आविष्कार हुआ नहीं था और बोतल को साफ करने के बारे में नहीं सोच रहे थे 1892 में, इसलिए उन्होंने उस समय पर पढ़ने के लिए जिस चीज का यूज होता था लैंप का, उस लैंप को साफ करने के लिए जिस ब्रूस का यूज किया था उसके आधार पर इन्होंने इसका नाम दे दिया। तो इसकी आकृति लैंप के शीशे, एक मिनट, लैंप के शीशे को को साफ करने साफ करने वाले ब्रूस जैसी, साफ करने वाले ब्रूश, ठीक है, ब्रूस जैसी होती है, जैसी होती है, ठीक है। तो लैंप ब्रूस जो कि शार्क मछली के अंडक या अंड कोशिका से प्राप्त हुए थे और इसकी आकृति लैंप के शीशे की सफाई करने के लिए जो ब्रूस यूज में लिया जाता है उस ब्रूस जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था? लैंप ब्रूस रख दिया था। किसने खोज करी थी? तो रुकट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1892 में करी थी। और कहां से करी थी? तो सूरा मछली या शार्क मछली से करी थी। इसका आकार कैसा है? तो लैंप के शीशे को साफ करने के लिए जैसा ब्रूस होता है उस प्रकार का ये दिखाई देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर लिखेंगे कि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो लैंप ब्रूस, इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो एक तो पीतक का निर्माण करना। पीतक क्या होता है? तो पीतक का मतलब होता है यॉल्क, ठीक है। आपने देखा होगा अंडे के बीच में जो पीला पीला भाग होता है उसी को कहते हैं पीतक। तो पीतक का निर्माण करना,
यौल्क का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में और क्या, तो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण भी कौन करता है, यही करता है। तो आप लिखेंगे प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण करना, सिंथेसाइजेशन। ठीक है, संश्लेषण करना है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास में जो लैम्प ब्रूस गुणसूत्र है उनका क्या कार्य होता है, तो उनका कार्य होता है पीतक का निर्माण करना, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करना। ये गुणसूत्र जो है कुछ प्राणियों के जो प्राथमिक अंडक होते हैं उन अंडकों के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर भी जब अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है तो उस अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटिन अवस्था होती है, एक बीच में एक अवस्था आती है डिप्लोटिन, उस डिप्लोटिन अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये लिखेंगे कि ये गुणसूत्र कुछ कुछ प्राणियों के प्राथमिक अंडकों यानी प्राइमरी एग्स, ठीक है, प्राथमिक अंडकों के के केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्था है वो कौन सी है, डिप्लोटिन अवस्था। कौन सी अवस्था है, तो डिप्लोटिन अवस्था में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये गुणसूत्र कुछ प्राणियों के प्राथमिक अंडकों के केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटिन अवस्था होती है उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे कि यह गुणसूत्र बहुत सी जातियों में, ये लास्ट पॉइंट है इसका, यह गुणसूत्र बहुत सी जातियों के, थोड़ा सा मैं फास्ट अगर लग रहा हूं तो टेंशन मत लेना, अगर नहीं समझ में आएगी कोई चीज तो अपन रिवीजन सीरीज और स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करवाऊंगा तब आपको आ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि फास्ट इसलिए भी हो सकता है कि मेरे को यह है कि अभी एक बार बायोलॉजी को पूरा करवाना है और इधर ड्यूटिया वुटिया भी है, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका समय यूटिलाइज होता रहे, इसलिए साथ में चलते रहे, अपन इरेगुलरिटी नहीं हो। यह गुणसूत्र बहुत सी जातियों के शुक्राणु कोशिका के शुक्राणु कोशिका तथा शैवाल एसटी, ये देखिए बहुत एक साइंटिफिक नाम है, तो मैं इसको आराम से लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेवे। शैवाल के बाद में लिखेंगे एसीटेबुलेरिया, क्या, एसी, अरे गर्मी चल रही है तो एसी में तो बैठे ही होंगे, टेबुलेरिया। अब आधे सोच रहे होंगे अच्छा सर एसी में बैठने की बात कर रहे हो, यहाँ तो घर वाले पंखे के नीचे नहीं बैठने देते, 5 मिनट बोले जाके पढ़ ले, हैं, कहते हैं ना, तो भाई कहेंगे ही, देखो जीवन में उन्होंने संघर्ष को देखा है, उन्हें पता है कि कितनी समस्याएं आती है और उन समस्याओं से आप नहीं जूझे, आप अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतति को आप जो है क्या कर सके, अच्छे से पढ़ा सके, उनका ख्याल रख सके और आप अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से समाज के अंदर अपनी एक जो है व्यवस्थित एक ये कह सकते हैं मान सम्मान के साथ में आप जी सके और आप अपने जो भी दैनिक समाज के जो भी कार्यक्रम है वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए वो ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें और खूब पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। मैं भी आपसे यही कहूंगा, खूब पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। तो देखो शैवाल एसिटेबुलेरिया के
महाकेंद्र के महाकेंद्रक के महाकेंद्रक और पादपों में, यानी कि प्लांट्स और पादपों में और पादपों में भी पाए जाते हैं, पादपों में भी पाए जाते हैं, में भी पाए जाते हैं। ठीक है, में भी पाए जाते हैं। और इनकी लंबाई इनकी लंबाई कितनी होती है? तो 800 से 1000 माइक्रो तक। ठीक है, कितनी होती है? 800 से 1000 माइक्रो तक। माइक्रो यानी 10⁻⁻6 मीटर। बहुत छोटी चीज है ना, डरो मत, टेंशन मत लो, बहुत छोटी चीज है। तो इसकी लंबाई 800 से 1000 माइक्रो तक होती है। ये इसी के साथ में आपके देखो, पहले थे लिंग गुणसूत्र, फिर अलिंग गुणसूत्र, फिर विशिष्ट गुणसूत्र, स्पेसिफिक या स्पेशल क्रोमोसोम्स, उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब अपन जो है अगले गुणसूत्र कौन से पढ़ेंगे? तो सहायक, या फिर जिसे अपन बी गुणसूत्र भी कह सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं सहायक गुणसूत्र के बारे में, या फिर अपन जिसे बी गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट टाइप है और बहुत ही अच्छे से इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। चौथा टाइप लिखेंगे सहायक गुण सूत्र या बी गुण सूत्र। ठीक है, अब सहायक या बी गुण सूत्र का मतलब क्या है? तो भाई अपने किसी जाति, ओहो सो जाति यानी एसटी एससी ओबीसी, उनके बारे में बात करोगे? अबे गधो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, और साइंस के अंदर जाति का मतलब होता है कि आप मानव हो, या आप जानवर हो, या आप जंतु हो, या आप पादप हो, या कौन सा पादप हो, कौन सा जानवर हो, उसके बारे में। क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही गंदी चीज घुसी हुई है, उसी को घुसाने की वजह से हमारे जितने पीछे रह गए हैं। तो अब हम जो है बात कर रहे हैं कि किसी जाति के कुछ सदस्यों के सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे से गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे से गुणसूत्र होते हैं उनको कहा जाता है सहायक गुणसूत्र। जैसे आपको पता होगा कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर महोदय होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जिला जो है बड़ा है, या जिले के अंदर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसे कलेक्टर महोदय अकेले नहीं संभाल सकते, तो वहां आपको पता होगा सहायक कलेक्टर होते हैं, असिस्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। उसका मतलब क्या है कि अतिरिक्त एक जिला कलेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी सहायता करते हैं, लेकिन कलेक्टर तो एक ही है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ विशेष ऐसी जातियां पाई जाती है, जो आपके पास उनके अंदर क्या होगा कि गुणसूत्र तो होंगे, लेकिन कुछ गुणसूत्रों के साथ साथ छोटे छोटे गुणसूत्र और भी पाए जाएंगे, जिनको अपन कहेंगे गुण सहायक गुणसूत्र या गौण गुणसूत्र भी कह सकते हैं। और जिसके बारे में अब बताओ, छोटे छोटी चीजों के बारे में कौन बताएगा आपके? तो जो आपका विलन होगा, है विलन ही तो छोटी छोटी हरकतें करता है। मूवी के अंदर नहीं देखा है कि अपनी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं उनको छेड़ना, ये कौन करता है? ये गंदी हरकतें करता कौन है? आज समाज के अंदर अगर कोई भी गंदी हरकत कर रहा है तो वो विलन के रोल में ही होता है। और यहां पर भी क्या हो रहा है? छोटे छोटे से गुणसूत्रों को ढूंढना है। अब ये छोटी हरकत, छोटे छोटे गुणसूत्रों को कौन ढूंढेगा? तो विलियम नामक वैज्ञानिक। अच्छा सर, विलियम है? नहीं नहीं, विल्सन। कौन है? विल्सन। आप जो है अगर यहां पर कोई भी पढ़ाया जा रहा है, कोई उदाहरण दिया जा रहा है, उसे व्यक्तिगत नहीं ले रहे हैं ना। किसी को लग सकता है सर मेरे तो विलन भी फेमस होते हैं, अब आप विलन की कैसे उड़ा रहे हो? अरे भाई शांति, धैर्य बनाए रखो, और बीच बीच में पानी पीते रहो, है ना, तो दिमाग ठंडा रहेगा।
प्रमुख इसके कुछ लक्षण लिखेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। और आज गुणसूत्रों के प्रकार का स्वाहा लिखेंगे कि किसी जाति के के कुछ सदस्यों में सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे गुणसूत्र भी पाए जाते हैं ठीक है। अन्य छोटे छोटे गुणसूत्र भी पाए जाते हैं जिन्हें सहायक गुणसूत्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सहायक गुणसूत्र कहते हैं। अब इन सहायक गुणसूत्रों की खोज किसने करी? खोज करी थी विल्सन नामक वैज्ञानिक ने। और विल्सन ने इसकी खोज कब करी थी? तो ये तो अभी करी है। कब? 1905 में। ठीक है, इसके बारे में कब खोज की गई थी? 1905 के अंदर। अब इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, वो लिख लीजिए। प्रमुख लक्षण, पहला लक्षण इसका क्या है? तो ये हेट्रोक्रोमेटिक प्रकृति के होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिक मैंने कौन से लक्षणों को कहा था? लिंग गुणसूत्र को कहा था या अलिंग गुणसूत्र को कहा था? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगर आपने नहीं बताई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोक्रोमेटिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे कि ये अर्धसूत्री विभाजन के समय जोड़े यानी कि कपल, युग्म, ठीक है, पेयर नहीं बनाते। या तो आप ये कहो कि नहीं बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये अदृश्य हो जाते हैं। नहीं बनाते तथा अदृश्य यानी दिखाई नहीं देते हैं। अदृश्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा आप लिखेंगे कि सामान्य गुणसूत्रों, यानी जो जनरली गुणसूत्र होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। सामान्य गुणसूत्रों यानी अलिंग गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, क्योंकि विशिष्ट की बात हो ही नहीं रही। तो सामान्य गुणसूत्रों के सम्मान जो है, इनका आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, आनुवांशिकता में योगदान नहीं होता। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सामान्य गुणसूत्र है उनकी तरह ही क्या सहायक गुणसूत्र भी योगदान करते हैं? तो आप कहेंगे योगदान नहीं होता। ठीक है,
समझ में आ गई बात। तो ये जो हमारे पास में सामान्य गुणसूत्र होते हैं उनकी तरह इन सहायक गुणसूत्रों का कोई योगदान नहीं है, किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए हमारे मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इनकी बात नहीं करी है। इसको आप लिख लीजिए, योगदान नहीं होता है। अब है तो आप खुद भी लिख ही लोगे, वैसे लिख लो। और लास्ट इसका एक लक्षण रहा है चौथा, उसके बाद में अपना जो गुण सूत्रों के प्रकार वाला टॉपिक था ये बहुत ही डिटेल के अंदर कंप्लीट हुआ। मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं कि गुण सूत्रों को इतना ज्यादा डिटेल के अंदर अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर मैंने वहां पढ़ा था, तो मैं मान जाऊंगा। चाहे आपने पेड कोर्स लिया हो, चाहे फ्री पढ़ा हो, चाहे कोई किताब ले ली हो, लेकिन इतना डिटेल में आपने गुण सूत्र को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसको लिखो। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो है ये सोचते होंगे कि क्या है साइंस के अंदर, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। अब आपके एग्जाम का लेवल तो देखो, आपको जो है 4 क्वेश्चन दिखा देते हैं लोग कि ये देखो ये हमारे यहां से आया, आप खुश, ओहो भाई साहब, अरे 50 के 50 का एनालाइज करो तब पता चलेगा कि 50 में से 5 ही आए थे, 45 का क्या होगा। ये नहीं सोचते हो आप। और हर जगह ये चीज सोचा, जो तर्क जो है वो हर जगह रखा करो। मैं ये कहीं जो है ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन, अरे हर चीज में आप कोई किताब खरीद रहे हो, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो या ये कर रहे हो या ये कर रहे हो। आप साइंस में आए, कॉमर्स में आए, ज्योग्राफी आप कॉमर्स अपने आर्ट्स के अंदर चले गए, क्यों गए। आपने हिस्ट्री में एमए करी, क्यों करी। इस सब चीज के पीछे क्यों लगाना सीखो तो आपको चीजें समझ आएगी कि आप अपने जीवन के अंदर आधी चीजें तो यूं ही कर रहे थे जिसका कोई औचित्य नहीं है आज की तारीख में आपके लाइफ में, तो उन चीजों को क्यों करना है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और आज बता दूं, ये पढ़ते पढ़ते आपको जैसे अगला लेक्चर 100वां आने वाला है ना, आज पेज भी हमारा 100वां आ चुका है। लिखो अब चौथा पॉइंट, इनका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण सामान्य गुणसूत्र, सामान्य गुणसूत्र के टूटने, के टूटने से होता है, ठीक है। सामान्य गुणसूत्रों के क्या होता है, टूटने से ही सहायक गुणसूत्र बनते हैं। समझ में आ गई बात। और जिसमें केवल, अब देखो मैंने गुणसूत्र की पूरी संरचना समझाई थी आपको, सेंट्रोमियर वगैरह, क्योंकि अभी यहां आगे एक शब्द आ रहा है जिसका आपको पहले ही अर्थ पीछे समझा दिया गया है। तो ये जैसे ही सहायक गुणसूत्र बना, और इसके अंदर क्या होगा, जिसमें केवल सेंट्रोमियर, जिसमें केवल सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर को अपन क्या नाम दे रहे थे, प्राथमिक सकुंचन एवं, एवं आसपास, एवं आसपास का भाग पाया जाता है, का भाग पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा ये गुणसूत्र होता है। सहायक गुणसूत्र का मतलब है कि ये जो बड़ा एक मेन गुणसूत्र था, सामान्य गुणसूत्र, उसको तोड़ा गया, ठीक है। उसके टूटने से सहायक गुणसूत्र बना। अब वो सहायक गुणसूत्र के पास में ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे गुणसूत्रों के लक्षण आ जाएंगे, नहीं, उसके पास में केवल सेंट्रोमियर होगा और उसके आसपास का थोड़ा थोड़ा सा भाग जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके उदाहरण अगर देखने हैं कि ये किसमें पाए जाते हैं, तो मक्के में पाए जाते हैं, कीटों की कुछ जातियां हैं उसमें पाए जाते हैं। तो उदाहरण आप जो है ये लिख ले हुए, उदाहरण। तो मक्का याद रखना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मक्का, और फिर आप लिख लो कि कीटों की कुछ जातियों में, कीटों की कुछ जातियों में। समझ में आ गई बात। इसी के साथ आपके गुण सूत्रों के प्रकार यहीं पर होते हैं समाप्त। आज के समाचार भी हुए यहीं अरे सर समाचार,
अरे नहीं भाई, चलो, है ना। तो आज के जो है अपन ने गुणसूत्रों के प्रकारों को आज कंप्लीट किया है। अब अगली क्लास के अंदर अपन जो है बहुत ही शानदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब बस ये है कि अगली क्लास तक आपको शांति रखनी है। हो सकता है अगली क्लास कल नहीं है, परसों आ जावे, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।